उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। आज ह्यूमंस काफी एडवांस हो चुके हैं, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और उन बहुत सारे रीजंस में से सबसे इम्पोर्टेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास, जिसकी वजह से आज हम बड़े और कॉम्प्लेक्स मिशंस को सक्सेसफुली अंजाम दे पा रहे हैं। और आज हम क्या कुछ नहीं जानते, आज की दुनिया में प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशंस मौजूद है। आज किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स मौजूद हैं, बस जरूरत है उस पर पीसफुली काम करने की। वोस्टॉक 1 द फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट मिशन, जिसमें यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। अपोलो 11 द फर्स्ट ह्यूमन मिशन लैंड ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को मून के सरफेस पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। 24 अप्रैल 1990 को हबल टेलीस्कोप 1 and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. और 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, जिससे हमने अनगिनत खोजों को अंजाम दिया है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आज की दुनिया हमेशा से ऐसी थी? ऑफ कोर्स नॉट। एस्ट्रोनॉमी की चीजों को जानना जितना अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है ना, उससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग है इसकी हिस्ट्री। तो आइए आज हम हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं फ्रॉम इट्स ओरिजिन। किसी भी चीज की हिस्ट्री को जानने के लिए पहले हमें हिस्ट्री के पीरियड्स को समझना चाहिए। तो हिस्ट्री के 3 मेन पीरियड्स हैं। पहला है एंशिएंट टाइम्स, जिसमें हम 3000 बीसी से 500 ईस्वी तक के टाइम को एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा है मिडिल एज, जिसमें हम 500 से 1500 ईस्वी तक के टाइम को एक्सप्लोर करेंगे। और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम 1500 से अभी तक के टाइम को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एस्ट्रोनॉमी की कुछ घटनाएं बहुत ही ज्यादा पुराना है, मतलब एंशिएंट टाइम से भी पहले की चीजें। तो इसके लिए हम एक अलग कैटेगरी बनाएंगे, अर्ली हिस्ट्री, जिसमें हम एंशिएंट टाइम से भी पहले की चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए समझते हैं हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी को और शुरुआत करते हैं अर्ली हिस्ट्री से। एस्ट्रोनॉमी नेचुरल साइंस में सबसे पुराना है। इसकी उत्पत्ति धार्मिक, पौराणिक, ब्रह्मांड संबंधी कैलेंडर, ज्योतिष मान्यताओं और प्राग ऐतिहासिक प्रथाओं में हुई है। अर्ली कल्चर्स ने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की पहचान देवताओं से की। उन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स और इनकी इवेंट्स को बारिश, सूखा, मौसम और ज्वार जैसी घटनाओं से जोड़ा। आमतौर पर माना जाता है कि पहले के एस्ट्रोनॉमर्स पुजारी थे और वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के इवेंट्स को गॉड का एक्सप्रेशन मानते थे। इसलिए अर्ली एस्ट्रोनॉमी का संबंध एस्ट्रोलॉजी से है। खैर, दुनिया के कैलेंडर सन और मून के ऑब्जर्वेशंस के द्वारा निर्धारित की जाती है और ये वही कर सकता है जिससे एस्ट्रोनॉमी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की अच्छी खासी जानकारी हो। मतलब अगर हमें कोई ऐसा कैलेंडर मिल जाए जो कि उस टाइम में बनाई गई थी, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमंस किस टाइम से एस्ट्रोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। तो हिस्टोरियंस ने पहली बार स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर की डी नदी घाटी में 2004 में खुदाई की और वहां उन्हें आज तक का सबसे पुराना कैलेंडर मिला, वॉरेन फील्ड कैलेंडर, जिसे आज से लगभग 10,000 साल पहले यानी 800 बीसी में बनाया गया था। और ये अन्य सभी कैलेंडर से 5000 साल पुराना है। और सिर्फ यही नहीं, 1999 जर्मनी में चोरों द्वारा पाया गया था नेब्रास्काइटिस। 2001 उत्तरी मैसेडोनिया में खोजी गई कोकिनोसाइट। 2004 जर्मनी में खोजी गई जोसेफ सर्कल। और जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की गोल्डन हैट्स भी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी का प्रमाण देते हैं। तो ये तो हो गई एंशिएंट टाइम्स की पहले की बातें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं एंशिएंट टाइम्स की घटनाओं पर। एंशिएंट टाइम्स के एस्ट्रोनॉमर काफी एडवांस और लॉजिकल थे। उस समय टेलीस्कोप तो छोड़ो, लेंस का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टार कॉन्स्टेलेशन की डीप ऑब्जर्वेशन से सोलर सिस्टम के इन 5 प्लैनेट्स को डिस्कवर कर लिया। क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून को नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए वो इन्हें नहीं खोज पाए।
आगे बढ़ने से एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि उस समय की दुनिया, उस समय के देश और महादेश एक दूसरे से काफी डिस्कनेक्टेड थे। अगर आपने कभी सिल्क रूट के बारे में सुना है तो आपको ये जरूर पता होगा कि सिल्क रूट की शुरुआत 100 BC के आसपास हुई थी। सिल्क रूट का गहरा असर चाइना, भारत, मिस्र, ईरान, अरब और प्राचीन रोमनों की महान सभ्यताओं पर पड़ा। इस रूट से व्यापार और अन्य चीजों के अलावा नॉलेज से रिलेटेड चीजों का काफी विस्तार हुआ। बट सिल्क रूट से पहले की दुनिया एक दूसरे से काफी हद तक डिस्कनेक्टेड थी। तो इसलिए अगर हम एंशिएंट टाइम्स में हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी को देखना चाहे तो हमें अलग अलग देश और अलग अलग सिविलाइजेशंस को अलग अलग देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं मेसोपोटामिया से। हिस्टोरियंस का मानना है कि वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत मेसोपोटामिया में पाई जा सकती है, जो टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित था, जहां सुमेर, असीरिया और बेबीलोनिया के प्राचीन साम्राज्य थे। तो बात 3500 से 3000 BC की है, जब सुमेरियों के बीच राइटिंग सिस्टम का एक फॉर्म उभरा जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। फिर उन्होंने अपने महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखना शुरू किया। क्यूनिफॉर्म आज तक का सबसे पुराना राइटिंग सिस्टम है। आगे चलकर लगभग 1200 BC के शुरुआती बेबीलोनियन स्टार लिस्ट में कई स्टार के नाम दिखाई देते हैं जो सुमेरियाई भाषा के क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम में दर्ज है। साथ ही सुमेरियों के साथ शुरू हुआ एस्ट्रोथियोलॉजी, जिसमें मेसोपोटामिया के पौराणिक कथाओं और धर्म के ग्रहों के देवताओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। उन्होंने एक सेक्साडेसिमल सिस्टम का भी आविष्कार किया, जिससे बहुत बड़ी और बहुत छोटी समस्याओं को रिकॉर्ड करने के कार्य को काफी इजी बनाया। जैसे एक सर्कल को 360 डिग्री में बांटना, एक घंटे को 60 मिनट या एक मिनट को 60 सेकंड में बांटना। इन चीजों की शुरुआत उन्होंने ही की थी। और उन्होंने ये भी बताया कि सेलेस्टियल इवेंट्स पीरियोडिक होते हैं, जिसकी भविष्यवाणी करने के लिए हम मैथमेटिक्स का भी यूज कर सकते हैं। बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमी के विकास का अंतिम चरण सेल्यूकस साम्राज्य के समय में हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट्स के मूवमेंट की भविष्यवाणी करना शुरू किया। इसके ठीक बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने गणितीय मॉडल भी बनाने शुरू किए। उस समय के सबसे फेमस एस्ट्रोनॉमर टालमी ने प्लैनेटरी सिस्टम और यूनिवर्स को लेकर अपना एक मॉडल तैयार किया, टालमिक मॉडल। इसमें उन्होंने बताया कि अर्थ ही पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और सन, मून, प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ के चारों ओर घूमती है। ये बात याद रखिएगा, आगे की स्टोरी में इसकी जरूरत पड़ सकती है। भारतीय महाद्वीप में एस्ट्रोनॉमी के रिकॉर्ड्स 3rd मिलेनियम BC के हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पीरियड के पहले का समय, जब इसका उपयोग कैलेंडर्स बनाने के लिए किया जाता था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ने लिखित दस्तावेज नहीं छोड़े हैं, इसलिए भारत का सबसे पुराना खगोलीय ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है और इसके लेखक लगध हैं। ये ग्रंथ वैदिक काल का है और इसमें लिखे गए डेट्स लगभग 1350 BC के हैं और इसमें काफी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं, जैसे सन और मून की मूवमेंट को नजर रखने के नियम और भी काफी कुछ। सुंग एम्पायर के टाइम पीरियड के दौरान इंडियन एस्ट्रोनॉमी काफी एडवांस थी। इस पीरियड को भारत का हेवन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में विभिन्न ग्रहों की गति और स्थान, उसके उदय और अस्त, संयोजन और ग्रहण की कैलकुलेशंस का विकास देखा गया। और अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सन 476 इस साल भारत में एक महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर का जन्म होता है, आर्यभट्ट। आगे चलकर आर्यभट्ट ने अपनी महान कृति आर्यभट्टीय में एक प्लैनेटरी मॉडल की रचना की। हालांकि वो मॉडल पूरी तरह से सही नहीं था, बट उन्होंने इसमें एक बड़ी मजेदार और सटीक बात बताई। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर हर वक्त घूमती है और हमें लगता है कि आकाश पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, जबकि ऐसा पृथ्वी के घूर्णन के वजह से ही होता है। इसके अलावा उन्होंने कई एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट की खोज की, जैसे प्लैनेटरी पीरियड, सोलर एंड लूनार इक्लिप्स का समय और मून की इंस्टेंट स्पीड इत्यादि इत्यादि। आगे चलकर 6th सेंचुरी में 2 एस्ट्रोनॉमर वराहमिर और भद्रबाहु दुनिया को बताते हैं कि कॉमेट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स थे जो समय समय पर फिर से प्रकट होते हैं। और फिर 10th सेंचुरी में एस्ट्रोनॉमर भट्टोत्पला ने कुछ कॉमेट्स के नाम और उसके एस्टिमेटेड ड्यूरेशन को बताया। एंशिएंट ग्रीक्स ने एस्ट्रोनॉमी को एक हाईली सोफिस्टिकेटेड लेवल तक डेवलप किया, जिसे वे मैथ की एक ब्रांच के रूप में मानते थे। जब 2 एस्ट्रोनॉमर्स यूडोक्सस और कैलिपर्स ने ग्रहों की स्पष्ट गति को समझने वाले सबसे पहले 3D मॉडल तैयार किया। हालांकि ये गलत था, बट ये एक ऐसा मॉडल था जिसमें अर्थ पूरे यूनिवर्स का केंद्र था और सूर्य, चंद्रमा और सारे स्टार्स अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते थे।
और इसी सदी में एक और इम्पोर्टेंट चीज की डिस्कवरी की थी। एराटोस्थेनेस, जो साइरीन के एक मैथमेटिशियन, ज्योग्राफर, पोएट, एस्ट्रोनॉमर्स और म्यूजिक थ्योरिस्ट भी थे, उन्होंने अर्थ की परिधि को ही कैलकुलेट कर लिया और पूरी दुनिया को अर्थ के गोल होने का प्रमाण दिया। इससे पहले लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि अर्थ गोल है। एंशिएंट इजिप्शियंस काफी एडवांस थे। उन्हें स्टार्स, सन, मून और प्लानिटरी मोशन का काफी नॉलेज था और इसके स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में हम पिरामिड्स ऑफ गीजा को देख सकते हैं। वैसे तो इस टॉपिक पे पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई में एंशिएंट इजिप्शियंस काफी एडवांस थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2600 से 2500 बीसी के दौरान चौथे राजवंश के राजा खुफू के लिए बनाया गया था। पिरामिड्स को पोल स्टार की डायरेक्शन में अलाइन किया गया है। इसका आधार यानी बेस फ्लैट बॉटम में परफेक्ट स्क्वायर शेप का है, जिसके चारों साइड्स परफेक्ट राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये साइड्स एक्यूरेटली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ 90 डिग्री एंगल बनाती है। कैन यू इमेजिन इट? ये परफेक्ट पिरामिड उस समय बनाए गए थे जब किसी भी कैंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे यूज द डायरेक्शन ऑफ पोल स्टार। और वही त्योहारों की तारीखें तय करना या रात के घंटे निर्धारित करना, इन छोटे मोटे काम में भी इजिप्शियंस काफी माहिर थे। चाइना में एस्ट्रोनॉमी का एक लंबा इतिहास रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के डिटेल्ड रिकॉर्ड 6th सेंचुरी बीसी से रखे गए थे, जब तक कि 17th सेंचुरी में वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी और टेलीस्कोप की शुरुआत नहीं हो गई। चाइनीज एस्ट्रोनॉमर इक्लिप्स की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष भविष्यवाणी भी एस्ट्रोनॉमी का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने गेस्ट स्टार को सावधानी पूर्वक स्टडी किया। चाइनीज एस्ट्रोनॉमर के अनुसार एक गेस्ट स्टार कोई स्टार है जो अचानक किसी स्थान पर दिखाई देते हैं और कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। सन 185 ईस्वी में हाउ हंसू ऐसे ही एक गेस्ट स्टार को रिकॉर्ड करते हैं और बन जाते हैं सुपरनोवा रिकॉर्ड करने वाले पहले व्यक्ति। मतलब जिसे चाइनीज गेस्ट स्टार कहते थे वो एक्चुअल में एक सुपरनोवा होता है। फिर 1054 ईस्वी में कैब्रे नेब्यूला बनाने वाले सुपरनोवा भी एक चाइनीज एस्ट्रोनॉमर द्वारा ही खोजा गया था, जो कि एक गेस्ट स्टार का ही उदाहरण है। तो ये तो हो गई एंशिएंट टाइम्स की बातें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मिडिल एज की घटनाओं पर। मिडिल एज के टाइम पीरियड में मिडिल ईस्ट के देशों ने एस्ट्रोनॉमी में काफी कुछ अचीव किया। इस्लामिक पैराडाइज पीरियड में इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स ने तरह तरह के एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ किए, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, इंडियन एस्ट्रोनॉमी और पर्शियन एस्ट्रोनॉमी से इंपॉर्टेंट नॉलेज को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स का सबसे ज्यादा फोकस ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी पे था और 9th सेंचुरी की शुरुआत में उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में पहले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की। ईरान के एक एस्ट्रोनॉमर अब्द अल रहमान अल सूफी ने स्टार को ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार में प्रत्येक नक्षत्र के लिए उनके पोजीशन, अपीयरेंस, मैग्नीट्यूड, ब्राइटनेस, कलर और उनके पिक्चर्स को भी वर्णन किया। उन्होंने अ लिटिल क्लाउड का पहला एक्सप्लेनेशन और पिक्चर दिया, जिसे आज हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। और वहीं इजिप्ट के एस्ट्रोनॉमर अली इब्न रिजवान ने 1006 में NS 1006 का ऑब्जर्वेशन किया, जो दर्ज इतिहास में आज तक का सबसे चमकीला सुपरनोवा है। और फिर 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एस्ट्रोनॉमर अबू मोहम्मद अल खुजंदी ने तेहरान में एक विशाल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया, जिससे उन्होंने सन के रिस्पेक्ट में अर्थ के एक्सिस के झुकाव की कैलकुलेशन की। और फिर 11वीं शताब्दी में फारस के एक एस्ट्रोनॉमर उमर खयाम ने कई टेबल्स को असेंबल करके कैलेंडर का सुधार किया, जो जूलियन कैलेंडर से ज्यादा सटीक था और ग्रेगोरियन के काफी करीब आया। आज हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन है। उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे पहले के एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज को सुधारा, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और नए प्रोसेस, थ्योरम्स और नए इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया। मिडिल एज के इस टाइम पीरियड में यूरोपियंस ने एस्ट्रोनॉमी के विकास में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। मिडाइवल के स्कॉलर्स सिर्फ सिंप्लीफाइड समरी, प्रैक्टिकल ट्रेटाइज, कंप्यूटर्स, एस्ट्रोलैब, प्रेयर के टाइम के कैलकुलेशन में ही उलझे रहे। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद स्टार्ट होती है। पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में एक क्रांति की शुरुआत होती है।
कॉपरनिकन क्रांति, जो निकोलस कॉपरनिकस के वजह से ही शुरू हुई थी। तो बात यह है कि उन्होंने हेलियोसेंट्रिक सिस्टम का विस्तार किया, जिसमें प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज सन के चारों ओर घूमती थी, न कि अर्थ की ओर। उन्होंने इसे 1543 ईस्वी में पब्लिश किया। हालांकि उन्होंने ये मॉडल काफी पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन उस वक्त उन्हें लगा कि दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। फाइनली उन्होंने इसे 1543 ईस्वी में पब्लिश किया और उन्होंने जिस दिन इसे पब्लिश किया उसी दिन उसकी डेथ हो गई। सोलर सिस्टम का ये मॉडल स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक मामूली विवाद था, बट समय के साथ साथ ये और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनता गया। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जैसे जॉन केपलर, गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन जैसे विद्वानों ने इस मॉडल को सपोर्ट किया और इसके बेसिस पर अपने काम को भी सुधारा। लेकिन दुनिया अभी भी इससे सहमत नहीं थी कि जिस मॉडल को वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो गलत है और ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल सही है। फिर आगे चलकर जॉन केपलर ने ग्रहों की गति को लेकर अपना यानी केपलर के 3 नियमों की खोज की। इन नियमों के मदद से उन्होंने केपलर की हेलियोसेंट्रिक मॉडल को मॉडिफाई करके और भी ज्यादा एक्चुअल बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैलीलियो गैलीली 1609 में अपना खुद का टेलीस्कोप बनाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने आकाश की गहन अध्ययन करना शुरू किया। आगे चलकर 1610 में उन्होंने जुपिटर के 4 मून्स को डिस्कवर किया, जिसे आज हम गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये भी पाया कि मून में गड्ढे मौजूद हैं। उन्होंने सन स्पॉट के कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझाया। फिर आगे चलकर उन्होंने टॉलमिक मॉडल का विरोध किया और सोलर सिस्टम की असली सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने टॉलमिक मॉडल के गलत होने के कई एविडेंस दिए, लेकिन चर्च के अधिकारियों और रोमनों ने उन पर विधर्म का आरोप लगा दिया, क्योंकि ये मान्यताएं रोमन कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं के खिलाफ थी और कैथोलिक चर्च के अधिकारियों को चुनौती दे रही थी। इसलिए उन पर मुकदमा चलाया गया और 1633 में विधर्म के दोष के लिए उसे दोषी ठहराया गया। उनकी सारी बुक्स को बैन कर दिया गया। हालांकि बीतते समय के साथ साथ लोगों ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि टॉलमिक मॉडल गलत है और गैलीलियो सही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैलीलियो की मौत 1642 में ही हो चुकी थी। लोगों ने हेलियोसेंट्रिक सिस्टम को तो एक्सेप्ट कर लिया, बट उन्हें अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सन के चारों ओर क्यों चक्कर लगा रहे हैं। और इस समस्या का समाधान लेकर आते हैं सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने ग्रेविटी के अपने नियमों के माध्यम से फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बीच संबंध विकसित किए और उन्होंने बताया कि अर्थ की सतह ऑब्जेक्ट को आकर्षित करने वाली, या चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घुमाने वाली, या प्लैनेट्स को सन के अराउंड घुमाने वाली एक ही तरह की फोर्सेस है, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का फंडा। और तब जाकर लोगों को हेलियोसेंट्रिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये तो हो गई मिडिल एज की बातें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे क्यूरियस एंड जय हिंद।